नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल क्लिंटन का दौर, यानी बिल क्लिंटन जब अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तब 9/11 का घटना, 9/11 का घटना और इराक पर आक्रमण। बिल क्लिंटन का दौर, इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो इन्होंने इराक ने जो कुवैत पर आक्रमण किया था, तो कुवैत को इराक के आक्रमण से बचाने के लिए कार्यवाही की थी। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी होने के बावजूद जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था और इसमें अमेरिका को काफ़ी जो है स्थिति मजबूत हुई थी अमेरिका की, इसकी वर्चस्व पूरे विश्व में साबित हुई थी। तो इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी जॉर्ज बुश चुनाव हार गए और बिल क्लिंटन जो है उनके स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बिल क्लिंटन ने बाहरी दुनिया से उतना नाता नहीं रखा। बिल क्लिंटन अपने देश में कई अच्छी योजनाओं को लागू किया, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का विस्तार, जलवायु परिवर्तन जो लगातार हो रहा है उस पर काम किया और विश्व व्यापार जैसे प्रमुख मुद्दों पर इसने काम करना शुरू किया। इन्हें बाहरी दुनिया से ये कट से गए थे और इसी विषयों पर ही विशेष अपना ध्यान केंद्रित किया। अपने आप को कुल मिलाकर अमेरिका तक ही उसने सीमित करके रखा था। लेकिन इसके बाद विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके कारण बिल क्लिंटन भी कुछ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है। ये घटना क्या होती है? तो यूगोस्लाविया ने अल्बानिया लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई की, जिसके उत्तर में अमेरिका नेतृत्व में नाटो ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 माह तक बमबारी की। ये जो 2 माह तक बमबारी की गई थी, ये अमेरिका के नेतृत्व में ही बमबारी की गई थी। ये पहली घटना हुई थी, पहला काम किया गया था बिल क्लिंटन के द्वारा। इससे पहले बिल क्लिंटन अपने घर तक ही सीमित थे। पहली बार विदेश में इन्होंने दखल दिया और यूगोस्लाविया जो अल्बानी लोगों के आंदोलन को दबाने हेतु सैन्यवाही की थी, इसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने इस तरह से कार्रवाई की। क्लिंटन काल में दूसरी बार बड़ी सैन्य कार्रवाई 2 जगहों पर हुई। यह है केनिया का जो नेरेबू शहर है वो, और तंजानिया का दारे सलाम। यहाँ पर अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के प्रत्युत्तर में 1998 में हुई थी। इन्हें अमेरिकी दूतावास में इन जगहों पर हमला हुआ था। तो इस हमले के उत्तर में इन दोनों जगहों पर अमेरिका ने बमबारी की थी। और इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन टर्न फाइन नाइट रीच का आदेश दिया। इन्हें ऑपरेशन टर्न फाइन राइट रीच का आदेश दिया। ये क्या है ऑपरेशन? तो इस ऑपरेशन में तालिबान और अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। ये आतंकवादी अल-कायदा संगठन के आतंकवादी थे। इनको इन जगहों में खोज कर इन पर कार्यवाही की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ से बिना अनुमति लिए अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर हमला किया और न तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन लिया और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का परवाह किया। तो अमेरिका पर यह आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में, भले ही वो कहता रहा कि मैं अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग आरोप लगाते रहे कि अमेरिका ने अपने इस अभियान में नागरिक ठिकानों पर भी हमला किया, जिसमें कई बेगुनाह नागरिक मारे गए। इसके बाद अमेरिका में घटना घटित होती है 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध शुरू होता है। 9/11 की घटना क्या है? तो अमेरिका में 9/11 इन्हें महीना को पहले लिखा जाता है, इसको 9/11 की घटना भी बोलते हैं, और तारीख को बाद में लिखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में 11/9 लिखा जाता, क्योंकि ये घटना सितंबर माह में 11 तारीख को हुई थी, लेकिन अमेरिका में 9/11 लिखा जाता है। तो 9/11 की घटना क्या है?
9/11 की घटना ये है कि अमेरिकी जो व्यापारिक जहाज़ था, इसको 19 अरब देश के अपहरणकर्ता ने अपहरण कर लिया। यानी जो व्यापारिक जहाज़ था अमेरिका का, तो अरब देश के 19 लोग जो अपहरणकर्ता के रूप में आगे आते हैं और इस जहाज़ का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद इस जहाज़ को ये अमेरिका के 2-3 ठिकानों पर टकरा देते हैं। इसमें पहला जो ठिकाना है वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये अमेरिका का आर्थिक कारोबार यहाँ से शुरू होता है। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। कई मंजिला बिल्डिंग थी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर और दक्षिण टावर में 2 जगहों पर 2 विमान को टकरा दिया गया। तो पूरा जो बिल्डिंग था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसमें जितने बिल्डिंग के अंदर में थे बहुत लोग मारे गए, जो बच्चे वो अपाहिज हो गए, कई लोगों का कुछ पता ही नहीं चला। तो पहला दर्दनाक घटना ये हुआ। दूसरा जो जहाज़ है उसको अमेरिका का जो रक्षा विभाग का ठिकाना है पेंटागन, ये यहाँ पर पेंटागन में रक्षा विभाग का मुख्यालय है, इस जगह पर टकरा दिया गया। तो ये जगह भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। बच गया था चौथा विमान, 2 और 1 3 जहाज हो गया। बच गया था चौथा विमान। तो इस चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस का जो मुख्यालय है, बिल्डिंग है, वहाँ पर टकराने की योजना थी। लेकिन इत्तेफाक से वो विमान जो है ये अमेरिका का पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया और अमेरिकी कांग्रेस का मुख्यालय जो है बच गया। तो इस हमले को 9/11 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। इस घटना की तुलना कई लोग जर्मन जो पर्ल हार्बर की घटना होती है, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सब में ये पर्ल हार्बर की घटना को हम पढ़ेंगे। पर्ल हार्बर की घटना जहाँ पर अमेरिकी जहाज़ के ऊपर बमबारी किया गया था और बेगुनाह नागरिक लोग मारे गए थे। तो पर्ल हार्बर की घटना से इस घटना की तुलना की जाती है। इतिहास में सबसे बड़ी ये घटना मानी जाती है आतंकवादियों के द्वारा जो इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो अब अमेरिका शांत बैठने वाला नहीं था। ये जो घटना हुआ, फिर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, इसका बेटा जो है ये उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर शासन करता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इसका बेटा का नाम था H.W. बुश। नहीं, H.W. बुश ये बुश के पुत्र थे, जॉर्ज बुश के पुत्र थे। H.W. बुश इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब जब अमेरिका के इन जगहों पर आतंकवादी घटनाक्रम होता है तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है बुश, वो शांत नहीं बैठते हैं। ये अब आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं और तालिबान और अफ़गानिस्तान में छिपे हुए तालिबानी आतंकवादी और अलकायदा के आतंकवादी, इनको खोज खोज करके उनकी जगहों से निकाल करके मार देते हैं। न इसके लिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन लेते हैं, न कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का इनको डर या खौफ रहता है। ये अमेरिका की वर्चस्व थी, ये अमेरिका की ताकत थी कि अपने दम पर वो तालिबान और अफ़गानिस्तान में छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके मार रहे थे। इसने ऑपरेशन एंड्यूरम फ्रीडम चलाया आतंकवादियों को ख़त्म करने के खिलाफ। अब अमेरिका के सैनिक जो हैं इन जगहों पर छापा मार के जितने भी आतंकवादियों को पकड़ रहे थे, कोई मारा जाता था, कोई पकड़ा जाता था। पकड़े हुए आतंकवादियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उनको निर्जन स्थान में रखा जाता था, उनके लिए अलग से स्थान बनाया गया था, उनसे किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य जो है उनसे मिल नहीं सकता था। तो ये सब कार्यवाही अमेरिका ने अपने बलबूते पर अकेले कर दी और अमेरिका के द्वारा जो ये कार्यवाही किया गया तो किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका का
विरोध करे। अमेरिका के इस कार्रवाई के कारण तालिबान से जो आतंकवादी संगठन है उसका नामो निशान मिट गया, लेकिन अल-कायदा का जो आतंकवादी संगठन है आज भी यदा कदा कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाक्रम करते जा रहे हैं। इस हमले का जो जिम्मेदार था, अल-कायदा का प्रमुख था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर आक्रमण हुआ था, इसकी जवाबदारी ओसामा बिन लादेन ने ली थी। इसी ओसामा बिन लादेन को बाद में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में ढूंढा जाता है। पाकिस्तान का एबटाबाद शहर है जहाँ पर पूरा उनका सैनिक मुख्यालय है, सैनिक का ट्रेनिंग होता है। उसी जगह के 3 मंजिला जो बिल्डिंग था उसमें ओसामा बिन लादेन अपने परिवार सहित छिपा हुआ था। अमेरिका को जानकारी होती है और अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करता है। चुपचाप ऊपर बिल्डिंग से उनके सैनिक जो है नीचे उतरते हैं और उतर करके ओसामा बिन लादेन को अंत में मार गिराते हैं। यह अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी थी, अल-कायदा के खिलाफ ओसामा बिन लादेन का मारा जाना। इसके बाद फिर इराक पर आक्रमण, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हम पढ़े हैं, ये इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया था तब। अब अमेरिका इराक पर आक्रमण करता है। इसका कारण क्या है? तो अमेरिका की वास्तव में नज़र इराक के तेल भंडार पर थी। वो इराक में ऐसे शासक की स्थापना करना चाहता था जो अमेरिका के कहे करता। इसी क्रम में वो हमेशा ये सोच में रहता था कि इराक में मेरे हिसाब से जो शासन करेगा वो वहाँ पर बैठे, और इसीलिए इराक में अपने हिसाब से शासन चलाने के लिए वो इराक पर तरह तरह के आरोप लगाता था। इराक पर उसने ये आरोप लगाया कि इराक एक ऐसा मानव बम बना चुका है, मानव बम नहीं, ऐसा बम बना चुका है या ऐसा हथियार बना चुका है जिससे सामूहिक नरसंहार मिनटों में हो सकता है। और इसीलिए अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। इराक का राष्ट्रपति ये सद्दाम हुसैन उस समय था। इससे अमेरिका की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में बाद में इराक की हार होती है। लेकिन इससे पहले सद्दाम हुसैन पर जो आरोप लगता है ये मानव नरसंहार हथियार बना रहा है, तो इसके लिए वो अमेरिका का कहना रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ आदमी वहाँ पर, कुछ व्यक्ति जाए प्रतिनिधि के रूप में, और उसके द्वारा बनाए हुए जो नरसंहार है, हथियार है, इस पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन ने यह कहकर मना कर दिया कि ये मेरे देश की संप्रभुता का सवाल है, मैं किसी दूसरे देश के व्यक्ति को अपने देश में निरीक्षण करने के लिए कि मैं नरसंहार हथियार बना चुका हूँ, सामूहिक नरसंहार हथियार बना चुका हूँ, इसके लिए मुझे किसी भी देश को अपने यहाँ जानकारी देने के लिए या घूमने आने के लिए, देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सद्दाम हुसैन साफ मना कर देता है। तो इससे क्या होता है, अमेरिका बौखला जाता है और अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाता है और इराक पर हमला कर देता है। फिर इराक ज़्यादा दिनों तक अमेरिका के आगे नहीं टिक पाता है। चंद ही दिनों में सद्दाम हुसैन की हार हो जाती है, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है और अंत में उसे अमेरिका के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और फिर अमेरिका अपने हिसाब से इराक में अपने पसंदीदा शासक को सत्ता में बिठाया और आज भी इराक से अमेरिका तेल के मामले में इराक से समझौता करके उसका लाभ उठा रहा है। इस दूसरे खाड़ी युद्ध में अमेरिका के 3000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। इराक के सैनिक कहीं इससे बड़ी संख्या में मारे गए। 50,000 से भी अधिक सामान्य नागरिकों की मौत हुई। अब इसमें अमेरिकी वर्चस्व तो इराक में छा गया, लेकिन इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कभी शांत नहीं हुआ। आज भी इराक के लोग अपने राष्ट्रपति को जो फांसी की सज़ा दी गई थी अमेरिका के द्वारा उसको नहीं भूले हैं और आज भी इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह जारी है। आज भी वहाँ कई आतंकवादी घटनाक्रम होते रहती है और इसमें
अमेरिका के खिलाफ कुल मिलाकर इराक के लोग आज भी भड़के हुए हैं। बाद में जब इराक पर जब अमेरिका कब्जा करता है और जांच की जाती है कि वास्तव में इराक के द्वारा सामूहिक नरसंहार हथियार बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। इराक जो है ये सामूहिक नरसंहार हथियार नहीं बनाया था, इसकी बाद में पुष्टि होती है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की नज़र इराक के तेल भंडार पर थी और वो ऐसे शासक को वहाँ पर बैठाना चाहता था जो अमेरिका के कहे हिसाब से चले। और सद्दाम हुसैन हमेशा अमेरिका का विरोधी था, इसलिए अमेरिका सद्दाम हुसैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो ये तो हो गया द्वितीय खाड़ी युद्ध, 9/11 की घटना, बिल क्लिंटन का कार्यकाल। और आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे आर्थिक एवं वैचारिक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व एवं उसकी चुनौती। वर्चस्व का क्या अर्थ होता है, अमेरिका कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करता है, कायम करता है, इस सब को अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।